हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कार्नोट चक्र। जो कार्नोट चक्र है वह एक आदर्श इंजन इसे माना जाता है। दोस्तों, जो इंजन्स होते हैं वह एक ऐसी मशीन होती है जो दो टेम्परेचरों के मध्य कार्य करती है और हमें हमारा कार्य जो भी हम उससे कार्य करा रहे हैं वह हमें कार्य करके देती हैं। तो जो इंजन्स होते हैं वह हमेशा दो टेम्परेचरों के मध्य कार्य करते हैं। तो सीधी कार्नो ने एक ऐसा ही जो इंजन है, एक ऐसा ही इंजन की कल्पना की। उन्होंने एक ऐसा ऊष्मीय इंजन बनाने की कल्पना की जो जिसकी जो कार्य क्षमता है वह 100% है, अर्थात वह जितनी एनर्जी हम उसे देते हैं उतना ही वर्क हमें प्रोवाइड कराता है। अभी तक ऐसा कोई भी इंजन नहीं है कि जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उस सारी एनर्जी को कार में कन्वर्ट कर दें, अर्थात 100% एफिशिएंस अभी कोई इंजन हमें मिला नहीं है। तो जो सीधी कार्नो ने ऐसे ही एक इंजन की कल्पना की और उन्होंने सन 1824 में एक ऊष्मीय इंजन की कल्पना करके उन्होंने दी, जो कि कल्पना की जिसकी क्षमता उन दोनों तापमानों पर निर्भर करती है जिनके मध्य वह कार्य करता है, और वह 100% इफिशियंसी हमें दे। कार्य जो है उसकी इफिशियंसी 100% है, इफिशियंसी हमारी 100% है और वह हमें 100% कार्य देता है। यह ऐसा हमने माना है, लेकिन अभी तक यह कार्नो चक्र बना नहीं है, यह एक काल्पनिक है। तो इसीलिए हमने इसे एक आदर्श इंजन माना है, क्योंकि यह 100% दक्षता वाला है, अर्थात जितनी एनर्जी हम इसे देते हैं उतना ही हमें यह कार्य करके देता है। वर्तमान में जितनी भी एनर्जी इंजन्स बनते हैं कार्नो चक्र से कंपेयर करके ही इंजन्स बनाए जाते हैं। तो जो कार्नो चक्र है वह 4 प्रोसेस से होकर गुजरेगा, उन्होंने यहाँ बताया। तो जो कार्नो चक्र है वहाँ गुजरता है, समतापी प्रसार होता है इसमें फर्स्ट स्टेप में, आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है, फिर रुद्धोष्म प्रसार होता है, एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है, समतापी फिर संपीड़न होता है थर्ड स्टेज में, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, और फिर होता है रुद्धोष्म संपीड़न, एडियाबेटिक कंप्रेशन। अगर आपका समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न इनमें प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कार्नो चक्र वर्क किस प्रकार से करता है, इसकी कार्य करने की जो प्रोसेस है, साइकिलिंग है, वह किस प्रकार से होती है। इस ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा कार्नोट साइकिल है इस प्रकार से वर्क करता है और यह ग्राफ हमें मिलता है। जो हम एक ऐसा सिलेंडर की कल्पना करेंगे जिसमें एक सिलेंडर लेंगे जिसका 1 मोल उस पर गैस भरी हुई होगी। एक सिलेंडर हम मान लेते हैं, हमारा कोई एक सिलेंडर है जिसमें एक ऊष्मा घर्षण रहित और भारहीन एक पिस्टन लगा हुआ है यहाँ। और यह पिस्टन जो है गाइस वह भार रहित है और घर्षण रहित है, और इसमें जो हमारा सिलेंडर है इसमें 1 मोल गैस भरी हुई है, एक मोल इसमें गैस भरी हुई होगी। इसे जब हम प्रारंभिक स्टेज में रखेंगे, अब इसके लिए हमें 2 तापों की आवश्यकता पड़ेगी जिन टेम्परेचरों के मध्य यह कार्य करेगा। तो जो हमारा टेम्परेचर होगा T2 वह स्रोत का टेम्परेचर होगा। जो कार्नो साइकिल है इसमें एक ऐसा स्रोत चाहिए होता है जो कि हमें अनंत ऊष्मा प्रोवाइड कराए, अर्थात जिसमें हमें कितनी ही ऊष्मा ले लें उससे ऊष्मा कभी खत्म नहीं होगी। और हमें एक ऐसा संख्या की आवश्यकता होती है जो कि कितना ही ताप हम उसे दे दें उसका टेम्परेचर कभी हाई नहीं होगा। तो हमें इन्हीं 2 टेम्परेचरों के मध्य कार्य करना है। कोई भी इंजन है 2 टेम्परेचरों के मध्य कार्य करता है। तो हम यहाँ पे T2 जो टेम्परेचर है, T2 जो कि हाई टेम्परेचर है, वह स्रोत का टेम्परेचर होगा हमारा कार्नोट साइकिल में, और जो हमारा T1 टेम्परेचर होगा वह सिंक का टेम्परेचर होगा कार्नोट साइकिल में। इन दोनों ही टेम्परेचरों के मध्य हमारा जो कार्नोट साइकिल है वह वर्क करेगा, कार्नोट इंजन है वह वर्क करेगा। हमारी जो गैस है इसका हम फर्स्ट स्टेज में हम इसे स्रोत में रखेंगे। जब हम इसे टेम्परेचर देंगे और हम जो प्रेशर है उसे दोस्तों हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो हम मेरे यहाँ पे P लिखा हुआ है। आयतन जो है उसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे V लिखा हुआ है। और जो हमारा टेम्परेचर है हम उसे T से व्यक्त करते हैं। अतः जब भी प्रेशर वॉल्यूम आए तो आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा। वॉल्यूम और प्रेशर मतलब P और वॉल्यूम मतलब V।
और गाइस जब भी हमारा इंजन है वह ऊष्मा लेता है तो हम उसे प्लस क्यू से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए प्लस क्यू ऊष्मा, अर्थात जब हम उसको इंजन को हीट दे रहे हैं स्रोत से, जब वह किसी चक्र के दौरान जब वह हीट लेगा, ऊष्मा लेगा, तो हम उसे प्लस क्यू से व्यक्त करेंगे, और जब वह ऊष्मा उत्सर्जित करेगा तो हम उसे माइनस क्यू से व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार जो कार्य है हम उसे W से व्यक्त करते हैं। यह आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्नोट चक्र को समझने के लिए एक ऐसे काल्पनिक वैलेंस सिलेंडर की कल्पना करते हैं जिसमें एक मोल आदर्श गैस भरी हुई है तथा उसमें एक भार रहित, घर्षण रहित संपीड़क जो है पिस्टन लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त इसको हमें कोई भी जो इंजन है वह 2 टेम्परेचरों के मध्य कार्य करता है, इसलिए हमने एक ऊष्मीय स्रोत माना है T2 जिसका टेम्परेचर T2 है, तथा एक सिंक माना है जो कि ठंडा कुंड है, सिंक है, जिसमें कितनी ही ऊष्मा दें उसका टेम्परेचर हाई नहीं होगा, इसका टेम्परेचर हमने T1 माना है, और यह दोनों टेम्परेचर स्थायी हैं। अब जब हम यह प्रोसेस चालू करते हैं, जब हम कार्य चालू करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले समतापी प्रसार होता है इसमें, फिर रुद्धोष्म प्रसार होता है, फिर समतापी संपीड़न होता है और रुद्धोष्म संपीड़न होता है, और हमारा जो चक्र है एक पूर्ण हो जाता है। और जिस प्रारंभिक अवस्था में जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था चक्र, वहाँ पे आके हम रुक जाते हैं। अतः जितना वर्किंग सब्सटेंस हमने यूज किया है वह पूरा वर्किंग सब्सटेंस हमें पॉइंट टाइम में वापस मिल जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समतापी प्रसार, आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या है कि जो हम सिलेंडर है, सिलेंडर में ली गई 1 मोल आदर्श गैस का प्रारंभिक अवस्था में ताप हमने मान लिया है, अवस्था में जो टेम्परेचर है वह T2 है, जो हमारी गैस है उसका दाब P1 है, और आयतन जो है वह V1 है। अब जब हम इसे उच्च ताप जो T2 टेम्परेचर है उस पे रखते हैं, स्रोत के टेम्परेचर पे रखते हैं वाले उसमें कुंड में जब हम इसे रखते हैं तो जो है यह एनर्जी लेगा, लेकिन इसमें गैस का समतापी प्रसार होता है। और समतापी प्रसार क्या होता है गाइस? समतापी प्रसार वह होता है जिसमें जो सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, तंत्र है, वह अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखता है कि वह एनर्जी लेता है और एनर्जी रिलीज भी करता है, लेकिन अपना टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं होने देता, अर्थात समतापी, तापमान समान ही रखता है। इस प्रकार से वह अपने आप को मैनेज करता है कि वह अपने टेम्परेचर को हाई नहीं होने देता और ना ही लो होने देता है, वह अपने टेम्परेचर को स्थायी बनाए रखता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो सिलेंडर है इसका प्रारंभिक अवस्था में इसका दाब, इसमें उपस्थित गैस का दाब P1 होता है, आयतन V1 होता है, और जब हम इसे उच्च ताप T2 पर वाले जलकुंड में ऊष्मा कुंड में रखते हैं, सॉरी गाइस, ऊष्मा कुंड में रखते हैं, तो इसमें गैस का समतापी प्रसार होता है, और प्रसार के दौरान जो होता है आयतन और वॉल्यूम में वृद्धि हो सकता है। जब भी समतापी प्रसार मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि दाब और आयतन में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो सिस्टम है वह उस प्रकार से अपने आप को मैनेज करके रखता है कि उसका टेम्परेचर वो कन्वर्ट नहीं होने देता। तो प्रसार, आयतन के प्रसार, आयतन जो होता है उसमें प्रसार होके V1 से वह V2 हो जाता है, तथा जो दाब है हमारा वह P1 से P2 हो जाता है, तथा इस प्रक्रम में जो हमारी गैस है वह Q2 ऊष्मा अवशोषित करती है। अब चूंकि आदर्श गैस में जो समतापी प्रसार होता है वह 0 होता है, तो समतापी प्रसार में तो तापमान जो है कन्वर्ट नहीं होता, और तापमान कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है डेल ई से हम इसे व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पे इसे हम डेल यू से भी व्यक्त करते हैं, तो डेल ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो जो आंतरिक ऊर्जा है वह परिवर्तित होगी नहीं होगी, तो जो आंतरिक ऊर्जा है वह हमारी 0 हो जाएगी। अतः जो हमारा इंजन है उसके द्वारा फर्स्ट स्टेज में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ से क्या होता है, डेल ई इज इक्वल टू, हमने देखा था जो ऊष्मागतिकी का फर्स्ट इक्वेशन होता है वह होता है Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस W, यह होता है। तो हमने यहाँ पे जो डेल यू हमें चाहिए था, डेल ई और डेल W इक्वल होता है, इसे हम डेल ई से भी व्यक्त कर सकते हैं और डेल यू से भी, तो हमको यहाँ डेल ई चाहिए था तो हमने इसे पक्षांतरित कर दिया, तो Q माइनस W आ गया। अब चूंकि जो हमारी एनर्जी है वह
उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वह 0 हमने ले ली है यहाँ पे। तो W जो होगा हमारा कार्य जो होगा वह अवशोषित ऊष्मा के बराबर होगा। जितनी ऊष्मा हम लेंगे उतना ही हमें हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, मतलब गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा, इंजन के द्वारा कार्य किया जाएगा। तो गैस द्वारा किया गया कार्य हम कैसे निकालेंगे? अब इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे। अब जो हमारा आयतन है उसमें गैस का आयतन प्रारंभ में हमें हमारे वेरिएबल्स में क्या परिवर्तन आ रहे हैं उससे हम कार्य में कितना कार्य हुआ यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो हमारा जो आयतन था गैस का वह V1 से V2 हो गया है और जो प्रेशर है वह P1 से P2 हो गया है। तो हमारा यहाँ आयतन में परिवर्तन से हमें यहाँ कार्य का पता चल जाएगा। तो हम W1 इज इक्वल टू कर देंगे प्रारंभिक अवस्था का वॉल्यूम और अंतिम अवस्था का वॉल्यूम। तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम P dV का, और हमें पता है जो PV आदर्श गैस समीकरण से जो है PV बराबर nRT होता है। 1 मोल गैस के लिए जो आदर्श गैस समीकरण होता है वह PV बराबर RT होता है गाइस। तो जो P है वह प्रेशर जो है उसकी जो वैल्यू हमें चाहिए थी RT/V हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे पुट कर दी हुई है कि V1 से V2 के बीच हमें कार्य निकालना था कि कितना इंजन ने हमारा इस फर्स्ट स्टेज में समतापी प्रसार में कितना कार्य किया। तो हमने यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दी। तो P की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, जो P की वैल्यू RT/V थी तो RT/V कर दी। यह तो आपको समझ में आ गया होगा कि RT2 dV/V कैसे आया, लेकिन यहाँ P dV कैसे आया यह आपको कंफ्यूज करता होगा। तो गाइस जो हमारा वॉल्यूम था उसमें परिवर्तन हुआ और प्रेशर हमारा जो था वह P था, इसलिए हमने यहाँ पे कार्य निकालने के लिए कार्य बराबर P dV यहाँ हमने देखा भी था आगे के रिलेशन में प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा प्रेशर था P उसे हमने यहाँ पे ले लिया है और वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है इसलिए हमने वॉल्यूम ले लिया है। और dV प्रेशर में कन्वर्जन देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो प्रेशर में भी तो कन्वर्ट हो रहा है। प्रेशर जो है P1 से P2 हो गया है, तो यहाँ पे P dV देख लिए हैं। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ओवरऑल वर्क हमारा निकल जाएगा। परिवर्तन के दौरान इंटीग्रेशन इसीलिए तो किया जाता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने इसीलिए किया हुआ है। तो आदर्श गैस समीकरण से यहाँ वैल्यू मैंने पुट कर दी है, यहाँ मैंने बता चुका है, आपको भी समझ में आ गया होगा। अब चूंकि हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है 1/x dx इज इक्वल टू log x होता है गाइस। तो यहाँ पे RT2 हमने कॉमन निकाल लिया है, जो कि P यहाँ पे जो था RT2 dV/V था, तो RT2 हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया है। अचर पद है इसलिए हमने कॉमन निकाल लिया है, ये वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे 1/V का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा log V हो जाएगा। और जो हमारी सीमा थी V1 से और V2 में कन्वर्जन हो रहा था, तो हाईएस्ट जो हमारी सीमा है वह V1 हो जाएगी और जो लोएस्ट सीमा है वह V2 हो जाएगी। अब हमें पता है कि हम इसमें इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे V1 आ जाएगा log V1 माइनस log V2, इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। अब log का फॉर्मूला हमें पता है कि log A माइनस log V इज इक्वल टू होता है log A/log V, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है RT2 log V1/V2। इस प्रकार जो समतापी प्रसार में इंजन के द्वारा कितना कार्य किया गया RT2 log V1/V2, इस प्रसार को हमने चित्र AV द्वारा वक्र AV द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए वक्र AV द्वारा हमने इसे परिवर्तन को व्यक्त किया हुआ है कि जब हमारा जो गैस है उसका जो वॉल्यूम था, प्रेशर था, वह P1 था, प्रारंभिक अवस्था में आयतन V1 था, और जो कि T टेम्परेचर में रखने के बाद जब हमने उसको थोड़ी एनर्जी दी तो वह समतापी प्रसार में पॉइंट V पे पहुंच गया, जिससे इसका प्रेशर P2 और आयतन V2 हो गया। अब यह B से C में जाएगा, कैसे जाएगा, रुद्धोष्म संपीड़न के थ्रू। तो द्वितीय पद में रुद्धोष्म प्रसार होता है। तो बिंदु B पर जो हमारी गैस का ताप है वह T2, आयतन V2 तथा दाब P2 हो जाता है। अब गैस का रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है, जिसमें गैस का आयतन बिंदु C पर V2 से बढ़कर V3 हो जाता है और दाब P2 से बढ़कर P3 हो जाता है, तथा जो टेम्परेचर है वह T2 से घटकर हमारा T1 हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार में ना तो तंत्र में ऊष्मा बाहर से ली जाती है और ना ही तंत्र से ऊष्मा
कहीं और जाती है। जो तंत्र की जो ऊष्मा है वह कुचालक पदार्थ के थ्रू वह अचालक जो प्लेट है, अचालक पदार्थ से बनी हुई प्लेट से हमारा सिलेंडर पैक रखा हुआ होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें से एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा सिलेंडर है उसे हम अचालक पदार्थ की प्लेट से उसे ढक देते हैं या उसके ऊपर रख देते हैं, जिससे कि हमारा जो तंत्र है उससे ना तो ऊष्मा बाहर जाती है और ना ही ऊष्मा बाहर से अंदर आती है। तो इसमें जो हमारा वॉल्यूम है वहाँ तो बढ़ता है, वॉल्यूम V2 से बढ़कर V3 हो जाता है और दाब जो हमारा P2 से बढ़कर P3 हो जाता है, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर है वह T2 से घटकर T1 हो जाता है, क्योंकि वह जो टेम्परेचर है स्थायी होता है और टेम्परेचर जब नहीं जाएगा और प्रसार होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। और इस प्रक्रम में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए जो हमारी एनर्जी है Q जो है वह 0 होगी। जो तंत्र है किसी प्रकार की ऊष्मा अवशोषित नहीं कर रहा है, इसलिए Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब माना तंत्र द्वारा किया गया जो कार्य है, हम मान लेते हैं इस कंडीशन में जो रुद्धोष्म प्रसार है इसमें तंत्र के द्वारा W कार्य किया जाता है, तब ऊष्मागतिकी के जो प्रथम नियम है उसके अकॉर्डिंग हमें मालूम है जो W है वह आंतरिक ऊर्जा के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी क्योंकि जो एनर्जी ली नहीं जा रही है और ना ही एनर्जी रिलीज की जा रही है। जो एनर्जी है कांस्टेंट एनर्जी में ही वर्क हो रहा है, तो आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं DE आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब हमें पता है चूंकि DE इज इक्वल टू CV dt होता है, अतः हमने यहाँ पे क्या किया है, कार्य को निकालने के लिए कि तंत्र के द्वारा कितना कार्य किया गया है, DE बराबर हमें पता है कि CV dt होता है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में यहाँ पे कन्वर्जन हुआ तो हम यहाँ इंटीग्रेशन से टेम्परेचर में कन्वर्जन हुआ तो यहाँ पे हम उच्चतम टेम्परेचर T1 और लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे T2 हम मानेंगे। तो जो हमारा प्रारंभिक है वह हमेशा नीचे आता है, तो T2 T1 और जो dt है टेम्परेचर में कन्वर्जन है तो dt निकाल दिया हमने, और यहाँ पे CV जो अचर था यहाँ पे कन्वर्जन नहीं है इसमें, तो CV हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है। अब हमने वो इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो सेकेंड अवस्था में तंत्र के द्वारा सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य निकालना था। तो हमें इंटीग्रेशन में पता है कि इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू x होता है, तो इसी कारण जो हमारा t के रिस्पेक्ट में जब अवकलन होगा, इंटीग्रेशन होगा तो वह t आ जाएगा। और जो c है हमारा यहाँ पे गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा है जो कि हमने कॉमन निकाल रखी है। अब जो हमारी दो लिमिट्स के बीच में कार्य हो रहा था, टेम्परेचर T1 और T2 के मध्य कार्य निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे T1 आ जाएगा और T2 आ जाएगा। अब हम इनको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, T1 यहाँ पे आएगा माइनस T2 हो जाएगा। अब हमारा जो कार्य है वह निकल गया है, यहाँ पे W इज इक्वल टू हो जाएगा CV T2 माइनस T1। यहाँ पे जो CV है वह गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा है, जो CV है वह गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा है। और यह जो किया गया कार्य है इसे चित्र में वक्र BC द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे जो P कंडीशन से हमारा C कंडीशन में जब रुद्धोष्म में प्रसार हुआ था, तो हमारा पिस्टन है जब C कंडीशन में आया था, गैस की अवस्था में प्रोसेस में पहुंचा था, तो इसका जो गैस का प्रेशर था इस कंडीशन में P2 था, वॉल्यूम V2 था, जो कि बढ़कर P3 और वॉल्यूम जो है V3 हो गया था। अब C कंडीशन में यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे फिर यहाँ C से D में जाएगा, जो कि रुद्धोष्म संपीड़न होगा। अब देखते हैं हम इसका समतापी संपीड़न थर्ड स्टेज में होता है। थर्ड स्टेज में जब फर्स्ट प्रोसेस से वह में समतापी प्रसार होता है, फिर रुद्धोष्म प्रसार होता है, और थर्ड स्टेज में होता है समतापी संपीड़न। तो समतापी संपीड़न में क्या होता है, अब जो हमारा गैस का सिलेंडर को हम अचालक जैकेट से निकाल लेते हैं, जो हमारी अचालक जैकेट है उससे निकाल के हम ठंडे सिंक में रख देते हैं। ठंडे कुंड अर्थात सिंक ऊष्मा जो हमारा टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर T1 था उसमें रख दिया जाता है, तथा जो हमारा गैस है उसका समतापी संपीड़न किया जाता है। समतापी संपीड़न किया जाता है जिससे कि क्या होता है, समतापी संपीड़न करने से गैस का आयतन जो है V3 से V4 हो जाता है, और जो दाब है वह P3 से P4 हो जाता है, तथा जो टेम्परेचर है T1 ही रहता है, क्योंकि जो समतापी संपीड़न अर्थात
तापमान जो है समान रहेगा। इसमें तंत्र अपने आप को इस तरह से मैनेज करके रखेगा कि टेम्परेचर में कन्वर्जन नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं कि थर्ड स्टेज में इसमें कार्य कितना किया गया, तो कार्य क्या होगा, अर्थात जब हम इसको सिंक में रखें हमारा सिलेंडर को, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, संपीड़ित करेंगे, तो जो हमारा कार्य होगा, जितनी ऊर्जा रिलीज होगी इस दौरान, जितनी ऊर्जा रिलीज होगी उसके बराबर जो होगा हमारा कार्य होगा, अर्थात जो कार्य होगा वह उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर होगा। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, W = Q, माइनस दोनों ओर है इसलिए हम इसे पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो हमें कार्य निकालना था, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम में कन्वर्जन हुआ, तो हम वॉल्यूम का इंटीग्रेशन कर देंगे प्रेशर के अकॉर्डिंग, जहाँ पे प्रेशर में भी प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम कार्य को निकालना था थर्ड स्टेज में, तो W3 रखा हुआ है हमने कार्य को यहाँ पे नाम, और हमें दो जो वॉल्यूम है वह V3 से V4 हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे V3 से V4 यहाँ पे कर लिया है, और जो प्रेशर है हमारा P dV रख लिया है हमें, जो प्रेशर है इसमें भी कन्वर्जन हो रहा है इसलिए हमने dV रखा हुआ है। अब चूंकि हमें पता है कि जो आयतन में कन्वर्जन है इसलिए यहाँ पे dV है गाइस, और जो प्रेशर है उसमें भी कन्वर्जन हो रहा है लेकिन उसमें ज़्यादा कन्वर्जन नहीं है। इस प्रकार से हमने इसे रख लिया है। अब हम यहाँ पे W जो है हमें पता है आदर्श गैस समीकरण, हमें कार्य निकालना था, तो PV बराबर nRT होता है, तो 1 मोल गैस हमने उसमें ली हुई है इसलिए वह PV बराबर RT हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने P की वैल्यू पुट कर दी है, जो कि मैंने फर्स्ट स्टेज में भी आपको बताया था, RT, P की वैल्यू RT, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमारा T1 था इसलिए हमने यहाँ टेम्परेचर T1 लिया हुआ है, और D V1, RT/V था तो D V1 आ जाएगा। अब यहाँ पे RT जो है कांस्टेंट था इसलिए हमने इसे बाहर निकाल दिए, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा वो लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर यहाँ पे फिर से V आ जाएगा, और जो लॉग होता है log V आ जाएगा, और log V में जब हम यहाँ पे सीमा रखेंगे 4 और 3 तो log 4 माइनस log 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम log का फॉर्मूला लगाएंगे तो log V4/log V3 इस प्रकार से आएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, जो फर्स्ट स्टेज में हुआ था वही यहाँ पे हुआ है। तो W3 = RT1 इन V4/V3। तो इसे जो वक्र है उत्क्रमणीय, जो कि हमारा उत्क्रमणीय संपीड़न वक्र है, इसे वक्र CD के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि थर्ड स्टेज में किया गया इंजन के द्वारा कार्य है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि थर्ड स्टेज में जो इंजन के द्वारा कार्य है वह CD वक्र द्वारा प्रदर्शित है। जो हमारी इस कंडीशन में प्रेशर था गैस का वह P3 था, आयतन V3 था, जो कि बढ़कर जब हमने इसे सिंक में रखकर इसे कंप्रेस किया, समतापी संपीड़न किया, तो जो प्रेशर है वह P4 हो गया और वॉल्यूम जो है वह V4 हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन में रुद्धोष्म संपीड़न होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो इस स्टेप में क्या होता है, गैस पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था A में पहुंच जाती है, और इसमें जो आयतन है वह V4 से घटकर V1 हो जाता है, और जो टेम्परेचर है हमारा वह T1 से इसका टेम्परेचर T2 हो जाता है, जो कि स्रोत का प्रारंभिक अवस्था का टेम्परेचर था वह हमें प्राप्त हो जाता है। वॉल्यूम भी हमें प्रारंभिक अवस्था का प्राप्त हो जाता है गैस का, और जो दाब है वह भी हमें P4 से P1 गैस का प्रारंभिक दाब हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस चक्र में हमारी पूरी एक स्टेप पूरी हो जाती है और चक्र पूर्ण हो जाता है। अब इस कंडीशन में कितना कार्य किया जाता है सिस्टम के द्वारा वह हम देख लेते हैं। तो किया गया जो कार्य है वह हमें निकालना था टेम्परेचर T1 और T2 के मध्य, इसलिए हमने T1 और T2 कर लिया है। और चूंकि हमें पता है यहाँ पे एनर्जी नहीं ली जा रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो एनर्जी है वह नहीं ली जाती है, तो Q = 0 हो जाएगा, और DE = CV dt होता है, यह हमें मालूम है। तो हमने इसको जब dt का इंटीग्रेशन दो टेम्परेचरों के मध्य यहाँ पे किया है, क्योंकि हमें कार्य निकालना है, इसलिए W4 = -CV कर देंगे हम यहाँ पे, और dt हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है dx = x आता है। तो हमने यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हुआ है इसलिए यहाँ पे t आ जाएगा, और दोनों टेम्परेचरों के मध्य हुआ है इसलिए यहाँ पे जो है T1 इस प्रकार से आएगा, यहाँ T2 T1, जो कि दो टेम्परेचरों के मध्य। अब जब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे
तो T2 हो जाएगा। यह किस प्रकार से होगा, T2 माइनस T1 होगा। तो ये वहाँ पे यही कहा गया है जो है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे ये हमने रख दिया है माइनस CV T2 माइनस T1, अर्थात जो फोर्थ कंडीशन में कार्य किया गया है वह हमारा निकल गया है। जो यह आणविक विशिष्ट ऊष्मा है गैस की, CV T2 माइनस T1। इसे हमने इक्वेशन 4 दे दी। इसी प्रकार हमने सारे जो किया गया कार्य हमारा जो निकला है उसे इक्वेशन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने इक्वेशन देते गए और हमें यहाँ फोर्थ इक्वेशन प्राप्त हुई। अब जो ओवरऑल सिस्टम है हमारा उसके द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य हमें चाहिए, तो संपूर्ण कार्य के लिए हमने सारे जो किया गया कार्य है उसे जोड़ दिया। W इज इक्वल टू हो गया W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब हमने यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट कर दी जो हमने निकाली हुई थी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सभी वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे माइनस प्लस का जब अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो, और गाइस इतना हमें बचेगा W इज इक्वल टू RT2 इन V2 अपॉन V1 प्लस RT1 इन V4 अपॉन V3, या फिर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू RT2 इन V2 अपॉन V1 माइनस RT1 इन V4 अपॉन V3। अब इस यहाँ जो हमारा कार्य है संपूर्ण कार्नो इंजन में किया गया कार्य, कितना कार्य किया जाता है यहाँ निकल गया है। इससे हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसे कार्नो चक्र के द्वारा किया गया कार्य इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यह इंजन लेकिन गाइस काल्पनिक है, अभी तक यह इंजन बनाया नहीं गया है। और एक चक्र में नेट अवशोषित